गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। महेश, हर्षित, पवन, मानसी, अंकित, मुस्कान। चलिए सभी को राधे राधे और गुड इवनिंग। जैसा कल हमने फलोत्पादन में पहला जो अपना फल था और इम्पोर्टेंट फल था उसको कंप्लीट कर लिया आम। आज हम उससे नेक्स्ट आगे चलेंगे और आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे हमें प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आपको, नींबू वर्गीय में हमें 3 फल दिए हुए हैं। नींबू है, संतरा है और एक बील है। आज हम तीनों फलों के बारे में ही जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि नींबू वर्गीय फल आज की इस क्लास में हमारे जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। मोनिका राधे राधे, हर्षित राम राम, राजेश राधे राधे। चलिए अब सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और बेसिकली अपना टॉपिक क्या है, तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल। चलिए पहले हम इनके बारे में कुछ सामान्य बातें जो हैं उनको जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह कि सर नींबू वर्गीय फल क्या होते हैं, कौन से फलों को हम नींबू वर्गीय फल कहते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी फल हैं हमारे, जो फल किस कुल के अंतर्गत आते हैं, रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। जो फल किस कुल के अंतर्गत आते हैं, रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे फल क्या कहलाते हैं, नींबू वर्गीय फल कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो फल रूटेसी परिवार के हैं उनको क्या कहा जाता है, नींबू वर्गीय फल कहा जाता है। इनकी कुछ कॉमन विशेषता भी हैं। जैसे में इनकी कॉमन विशेषता की बात करूं तो इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इन सभी में क्या होता है, इन सभी में साइट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, इन सभी का जो फल प्रकार है, इन सभी फलों का जो फल प्रकार है वो क्या है, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं हेस्पेरिडियस सरस। हेस्पेरिडियस सरस। जितने भी हमारे नींबू वर्गीय फल हम पढ़ेंगे उनका फल प्रकार क्या होगा, हेस्पेरिडियस सरस होगा। और मैं अगर बात करूं इनकी कॉमन बात, तो जितने भी हमारे नींबू वर्गीय फल हम पढ़ेंगे इनका जो खाने योग्य भाग होगा, खाने योग्य भाग वो क्या होगा, वो बेसिकली प्लेसेंटल रेसे होंगे। प्लेसेंटल रेसे, तो खाने योग्य भाग क्या हो गया, प्लेसेंटल रेसे हो गई। ये कुछ कॉमन विशेषता इनकी। एक और इनमें कॉमन विशेषता होती है, जितने भी हमारे नींबू वर्गीय फल हैं सभी के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो कितने पाए जाते हैं, वो 2n बराबर 18 पाए जाते हैं। कोई भी नींबू वर्गीय फल आपको पूछा जाएगा कितने गुणसूत्र होंगे, तो 2n बराबर 18 गुणसूत्र इनके अंदर पाए जाएंगे। अब बात यह है कि सर कौन कौन से ऐसे फल हैं हमारे जो नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जनरली हमारे सिलेबस में 3 दिए हुए हैं और 3 में कौन कौन से हैं। एक तो मैं कहूंगा सबसे पहले नींबू, नींबू। दूसरी में अगर कहूं उसके बाद कौन सा है, संतरा। तीसरी अगर मैं कहूं तो उसके बाद कौन सा है, बील। ये तीनों के तीनों हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। लेकिन मैं इसके अलावा 2 और बता दूं आपको जो आपसे पूछा जाता है। एक तो किन्नो है, बहुत इंपोर्टेंट है किन्नो। इसके बाद में अगर बात करूं कौन सा है, तो एक है अपने पास ऑब्वियसली मौसमी। किन्नो के बाद कौन सा है, मौसमी। ये हमारे क्या है, बेसिकली नींबू वर्गीय फल। अब सवाल हमें किस प्रकार से पूछा जाएगा, यहां से इस बात पर गौर करना। सबसे पहले तो हमें इनके बॉटनिकल नेम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर यहां बात करूं सबसे पहले पॉइंट पर, और मेरा पहला पॉइंट क्या है, नींबू है। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ऑब्वियसली हम कहते हैं सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। ठीक है सर। वहीं अगर मैं बात करूं संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है सर। नेक्स्ट में अगर बात करूं बील का क्या होगा, तो इसका नाम होगा एग्ली मार्मिलोस।
एग्ली मार्मिलोस होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं किन्नों का क्या होगा, तो इसका होगा सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है सर। इसके बाद में अगर बात करूं मौसमी का क्या होगा, तो इसका होगा सिट्रस लिमिटा, सिट्रस लिमिटा। ये इंपोर्टेंट हमारे जो 5 फल हैं वो नींबू वर्गीय फलों में आते हैं। आपसे किसी का भी नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो पूछ लेगा नींबू का नाम क्या है, तो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, संतरा का सिट्रस रेटिकुलेटा, बील का एग्ली मार्मोलिवस, किन्नू का सिट्रस साइनेंसिस और मौसमी का क्या होगा, सिट्रस लिमिटा होगा। इसके बाद अगर मैं और भी कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूं इस पॉइंट में, तो और भी काफी सारी चीजें आती हैं। एक हमें पॉइंट यहां से पूछा जाएगा इनके उत्पत्ति स्थान के संबंध में, किसके संबंध में आएगा, इनकी उत्पत्ति के संबंध में आएगा। जनरली अगर मैं इनकी उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करूं तो आप लोग जानते हो, और मैं आपको बता दूं, ये 3 फल हमारे इंपोर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है। एक तो कौन सा, नींबू, दूसरा कौन सा, संतरा, और तीसरा कौन सा, बील। अब हम इन तीनों की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, भारत से। संतरा की बात में इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, चीन से। और अगर हम बील की बात करें इसकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है, भारत से हुई है। तो उत्पत्ति के संबंध में हमारी तीनों बातें कंप्लीट हो गई। नींबू की उत्पत्ति भारत से हुई है, संतरा की उत्पत्ति चीन से हुई है, और बील की उत्पत्ति भारत से हुई है। हाँ बिल्कुल सही है राजेश, उत्पत्ति चल रही। ठीक है, ये उत्पत्ति के संबंध में हमारी बातें हो गई। इसके बाद में अगर नेक्स्ट चलूं, अब हमें प्रश्न कहां से पूछा जा सकता है, अब हमें इनके उत्पादन से भी पूछा जा सकता है। उत्पादन, तो मान लो मैं इनके उत्पादन की बात करूं सबसे पहले कहां, भारत में। ठीक है, भारत के संबंध में हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो आप लोग यहां भी इंपोर्टेंट बातें ध्यान में रखोगे। जनरली अगर मैं नींबू की बात करूं भारत में, तो नींबू का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। नींबू का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। वहीं अगर मान लो मैं संतरा की बात करूं, संतरा, संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि सर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कहां होगा, महाराष्ट्र में होगा। इसके बाद में अगर बात करूं यहां बील, और बील का पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, भारत का लगभग 70% जो बील है वो कहां पैदा होता है, वो उड़ीसा में पैदा होता है। तो पूरे भारत में नींबू का आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन, संतरा का महाराष्ट्र में, और बील का कहां होगा, तो बील का उड़ीसा में होता है। इसके बाद में थोड़ा सा मान लो राजस्थान के संबंध में इनकी स्थिति की बात करूं, राजस्थान में बील का स्थान बिल्कुल प्रॉपर चयनित नहीं है, लेकिन जो हमारे 2 प्रमुख फल हैं इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अगर मैं नींबू वर्गीय फलों की बात करूं, नींबू की, केवल नींबू, तो नींबू का उत्पादन पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, भरतपुर में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा भरतपुर में होगा। उसके बाद मान लो नींबू के बाद अगर हम बात करें यहां संतरा, और संतरा का पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, वो झालावाड़ में होता है। तो अगर आपको उत्पादन के संबंध में बात की जाए तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे राजस्थान में नींबू का सबसे ज्यादा भरतपुर में होता है, और संतरा का सबसे ज्यादा कहां होता है, झालावाड़ में होता है। इसके बाद में अगर और भी आगे चलूं नेक्स्ट, तो और भी काफी सारे पॉइंट हमारे आगे हमें पूछे जाएंगे इसके संबंध में। कैसे कैसे पॉइंट आएंगे, एक में आपको बता दूं, एक हमें सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रश्न आपको आ सकता है। अगर मान लो बात करूं केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, तो बेसिकली हम याद रखेंगे ये कहां पर स्थित है, जनरल वे में हम कह सकते हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट, एक और प्रश्न में आएगा, मैं प्रश्न पूछा जाएगा
राजस्थान में नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र, ये सवाल भी आपको आ सकता है। तो जनरली अगर हम नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये बेसिकली नानता कोटा में है, नानता कोटा में स्थित है। इसके अलावा एक और प्रश्न हमारा बन सकता है, ये तो नींबू वर्गीय फलों की बात हो गई, एक हमें अलग से पूछा जाएगा कि राजस्थान में संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? संतरा उत्कृष्टता केंद्र। तो बेसिकली याद रखना, अगर हम राजस्थान में संतरा उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो ये कहां पर है? ये झालरा पाटन झालावाड़ में है, झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। कहां है? झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और आगे चलें तो नेक्स्ट एक चीज हमें क्या पूछी जाएगी, जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं इनके हमें उपनाम के संबंध में सवाल पूछा जा सकता है। और जनरली अगर हम उपनाम के संबंध में बात करें तो कैसे प्रश्न आएगा? बेसिकली आप लोग याद रखना, मान लो मैं अगर बात करूं या संतरा, अब आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको एक पॉइंट मिलेगा कि संतरा को हम क्या कहते हैं? सर संतरा को मैंड्रिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक तो हम इसको कहेंगे मैंड्रिन, ठीक है। दूसरी में अगर बात में इसको क्या कहा जाएगा? संतरा को नारंगी भी कहा जाता है, कई बार इसको क्या कहते हैं? नारंगी कह देते हैं। एक हम क्या कहते हैं इसको? संतरा को ढीली छाल वाला संतरा भी बोलते हैं, लूज स्किन ऑरेंज ये भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरा पॉइंट, मान लो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? दूसरा पॉइंट है बील। बील, अब बील के संबंध में अगर हम बात करें तो हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, बील को हम क्या कहते हैं? एक तो इसको हम बोलते हैं श्रीफल, क्या बोला जाएगा? श्रीफल। एक इसको हम क्या कहेंगे? एक इसको कहा जाएगा बेलपत्र, तो हमने बेलपत्र कह दिया। एक हम इसको क्या कहेंगे? बंगाल क्वींस, तो इसको बेसिकली बंगाल क्वींस के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहा हमने? इसको श्रीफल कहा, बेलपत्र कहा और बंगाल क्वींस कहा। नेक्स्ट में मान लो एक नींबू के संबंध में भी बात कर लूं, नींबू के संबंध में, तो नींबू का कोई ऐसा उपनाम नहीं है, लेकिन एक सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है हमें कि खट्टा नींबू, खट्टा नींबू प्रश्न कैसे आएगा वो भी बता दूं। हमें प्रश्न पूछा जाता है खट्टे नींबू का वैज्ञानिक नाम है, तो जो नींबू हम पढ़ते हैं, नींबू कई प्रकार के होते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन जो नींबू हम पढ़ रहे हैं, जो नींबू हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वो खट्टा नींबू है और उसका नाम क्या है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो ध्यान रखना, मैं प्रश्न पूछा जाता है कि खट्टा नींबू कौन सा है, तो जो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया है वो कैसा होता है? वो खट्टा नींबू होता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक में अगर बात करूं कि जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, इन नींबू वर्गीय फलों से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? जनरली अगर मान लो हम उत्पाद के संबंध में बात करें तो बेसिकली आप लोग याद रखना, एक तो सबसे इंपोर्टेंट उत्पाद इसमें से कौन सा बनाया जाता है? स्क्वैश बनाया जाता है, स्क्वैश। और या स्क्वैश को हम क्या बोलते हैं? फल पानक। एक तो क्या बना दिया हमने? स्क्वैश, या मैंने कह दिया हमने फल पानक बना दिया। दूसरा इनके द्वारा क्या बनाया जाता है? दूसरा इनके द्वारा मार्मलेड भी बनाया जाता है, मार्मलेड। तो एक स्क्वैश बन गया, एक मार्मलेड बन गया, और एक अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा हम कार्डियल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कार्डियल भी बना सकते हैं। अब आपसे सवाल कैसे आएगा? हमें परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा उत्पाद नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है? तो कौन सा बनाया जाएगा? सर स्क्वैश भी बनाया जाएगा, मार्मलेड भी बनाया जाएगा और कार्डियल भी बनाया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्क्वैश बनाने में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है, ध्यान रखना, स्क्वैश बनाने में या फलपानक बनाने में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है? वो संतरा का होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना कि जो फलपानक सबसे ज्यादा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाएगा? वो संतरा से बनाया जाएगा, ठीक है। और भी हम इसके संबंध में यहाँ बात कर लेते हैं कुछ। जनरल वे में मैं अगर बात करूं तो एक प्रश्न में ये पूछा जाता है कि नींबू वर्गीय फलों में जो कड़वाहट आती है, कड़वाहट वो किसके कारण आती है? बेसिकली अगर मान लो हम कड़वाहट की बात कर रहे हैं तो एक वर्णक होता है, इनके अंदर पदार्थ होता है एक लिमोनिन। क्या होता है? लिमोनिन। इस लिमोनिन नामक पदार्थ के कारण क्या आता है?
नींबू वर्गीय फलों में कड़वाहट आती है। एक और हमें पूछा जाता है कि जो बील है, बील के अंदर एक औषधीय पदार्थ पाया जाता है। बील में क्या होता है? एक औषधीय पदार्थ होता है। उस औषधीय पदार्थ का नाम हमें परीक्षा में पूछा जाता है और उस औषधीय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली याद रखना, मार्मेलोसिन। क्या बोला जाएगा? मार्मेलोसिन पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा? सीधा सीधा पूछेगा बील में पाया जाने वाला औषधीय पदार्थ कौन सा है। तो ये कैसा पदार्थ है? ये बेसिकली अगर मैं कहूं तो औषधीय पदार्थ है जो कहां पाया जाता है? जो बील के अंदर पाया जाता है। एक और अगर हम संबंध में बात करें तो वैसे सभी को पता होगा, जो भी हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, नींबू वर्गीय फल, इनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो बेसिकली तो बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी की जो मात्रा होती है इनमें, वो कितनी होती है? तो ध्यान रखना आप, इनमें जो विटामिन सी की मात्रा होगी वो 50 से लेकर के 70 मिलीग्राम होती है। एवरेज 50 से 70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा कितनी होगी? 50 से लेकर के 70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। यानी मैं कहूं तो पपीता और बेर से भी कम विटामिन सी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें। यहां तक मुझे लगता है आपका क्लियर होगा। कोई भी अगर डाउट आपके दिमाग में आता है तो साथ ही साथ में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं और आगे चलूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं इनके प्रवर्धन के संबंध में। ठीक है, अब हम क्या बात कर लेते हैं कि इनका जो प्रवर्धन है वो किस विधि के द्वारा होता है। तो 3 फल है मेनली हमारे पास और हम तीनों की ही बात करेंगे। जनरली अगर मैं तीनों की बात करूं तो सबसे पहले मान लो मैं ले लेता हूं नींबू। और नींबू का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? एक तो मैं कहूंगा बीज और दूसरी में कहूंगा गूंठी। बीज और गूंठी दोनों के द्वारा होता है। दूसरी मान लो मैं अगर बात करूं यहां संतरा का ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका प्रवर्धन होगा टी कलिकायन के द्वारा। इसके द्वारा टी कलिकायन के द्वारा होगा। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं यहां अगले पॉइंट पर, अगला है बील। अब बील का प्रवर्धन एक तो किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। और एक किसके द्वारा होगा? पेच बडिंग या पेबंद कलिकायन के द्वारा होगा। पेच बडिंग या मैं कहूं तो पेबंद कलिकायन के द्वारा होगा। अब तीनों का आपको क्लियर हो गया, नींबू का बीज और गूंठी द्वारा, संतरा का टी कलिकायन के द्वारा, बील का बीज और पेच बडिंग द्वारा। अब यहाँ कुछ इंपोर्टेंट चीज, जो इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछेगा वो किस प्रकार से पूछेगा। अब आपसे सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो नींबू वर्गीय फल है इनका जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वो किस माह में तैयार किया जाता है। बेसिकली पहला प्रश्न ये पूछेगा इनका मूल ग्रंथ हम किस महीने में तैयार करते हैं। तो ध्यान रखना, इनका मूल ग्रंथ हम किस महीने में तैयार करेंगे? तो बेसिकली फिर हम याद रखेंगे फरवरी मार्च में। कब तैयार करते हैं? तो बेसिकली फरवरी मार्च में तैयार करते हैं। फिर हमें सवाल ये पूछा जाएगा कि जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं इनके लिए उपयुक्त मूल ग्रंथ कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उपयुक्त मूल ग्रंथ। और अगर हम उपयुक्त मूल ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो एक कौन सा आता है? सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपको जट्टी कट्टी। क्या आता है? जट्टी कट्टी आता है, जट्टी कट्टी। और इस जट्टी कट्टी को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, सिट्रस जम्बीरी। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है सिट्रस जम्बीरी। ठीक है, तो एक तो मूल ग्रंथ कौन सा हो गया? जट्टी कट्टी या सिट्रस जम्बीरी हो गया। दूसरी में अगर बात करूं इंपोर्टेंट मूल ग्रंथ कौन सा है इनका? रंगपुर लाइम है। कौन सा हो गया? रंगपुर लाइम। एक कौन सा है? कॉलियोप्टेरा मैंड्रिन। कौन सा है? कॉलियोप्टेरा मैंड्रिन। तो ये क्या होते हैं? ये इनके देसी मूल ग्रंथ हैं जिनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है और ये लवणों के प्रति सहनशील होते हैं। जैसा कल हमने आम की फसल में भी पढ़ा था, आम के पादपों में, वहां कौन सा था? चंद्रकर्ण था, मूल गोवा था। वो देसी मूल ग्रंथ थे जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती थी और वो कैसे थे? लवड़ी मिट्टी के लिए प्रशेषण थे। ऐसे यहाँ पर भी बहुभ्रूणता वाले जो मूल ग्रंथ है वो कौन कौन से? जट्टी कट्टी जिसको सिट्रस जम्बीरी कहते हैं, रंगपुर लाइम है,
कोलियोप्टेरा मैंड्रिन। ये कैसे हो गई? ये हमारे देसी मूल ग्रंथ हो गए। अब हमें एक सवाल यहां से और पूछा जाएगा। जनरली एक सवाल हमें कहां से पूछेगा कि जो हमारे नींबू वर्गीय फल है इनमें कलिकायन की जो क्रिया है वो किस माह में की जाती है? कलिकायन। और किस किस में होगा कलिकायन? बेसिकली दोनों में होगा, बील में और संतरा में। अब इस कलिकायन की क्रिया कब कब करते हैं? तो बेसिकली फिर आप याद रखोगे सितंबर और अक्टूबर में नींबू वर्गीय फलों में जो कलिकायन की क्रिया की जाती है वो किस माह में की जाती है? तो हम क्या कह रहे हैं? ऑब्वियसली हम कह रहे हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये की जाती है। ठीक है, तो यहां तक की बातें भी मुझे लगता है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ और चले। नेक्स्ट में पॉइंट कहां से आ सकता है? अगला हमें प्रश्न को पूछ सकता है प्रवर्धन उससे, पौधरोपण से। अब देखो पौधरोपण के संबंध में हमारी 4-5 बातें हैं जो इंपोर्टेंटली बनती हैं। अब कौन कौन सी बातें इंपोर्टेंटली बनेंगी थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं अगर बात करूं पौधरोपण की, एक में पूछ लेगा समय कि जो नींबू वर्गीय फल वृक्ष हैं इनका पौधरोपण किस समय किया जाता है? तो ऑब्वियसली फिर हम याद रखेंगे जुलाई माह में। कब करते हैं? जुलाई माह में करते हैं। दूसरी फिर मैं अगर बात करूं तो मैं दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पौधरोपण के लिए इनकी जो उपयुक्त दूरी है वो कितनी है? तो ध्यान रखेंगे हम 6x6 मीटर की दूरी पर इनका पौधरोपण करते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें सवाल पूछ ले नींबू वर्गीय फलों का सघन रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है? सघन रोपण फिर आप लोग याद रखना 4x3 मीटर की दूरी पर किया जाता है। इनका सघन रोपण कितनी दूरी पर करेंगे? तो 4x3 मीटर की दूरी पर करेंगे। ठीक है, एक और अगर मैं सवाल आपको बता दूं तो आपसे गड्ढे का आकार भी पूछा जाता है। गड्ढा कितना गहरा और आकार का होगा? तो बेसिकली हम कहेंगे 75x75x75 सेंटीमीटर आकार का होगा। गड्ढा कैसा होगा? तो गड्ढा इनमें 75x75x75 सेंटीमीटर आकार का होते हैं। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं। नेक्स्ट आगे और कौन सा सवाल हमें आ सकता है? बेसिकली एक प्रश्न में ऐसे पूछ लेगा कि नींबू वर्गीय फलों में एक स्पेशल क्रिया होती है, तो वो स्पेशल क्रिया क्या होगी? रूट प्रूनिंग होगी। रूट प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग। और रूट प्रूनिंग को हम क्या कह सकते हैं? रूट प्रूनिंग को हम कह सकते हैं जड़ों की कटाई छटाई। क्या होता है? जड़ों की काट छांट होती है। जड़ों की काट छांट, काट छांट। अब सवाल हमें कैसे पूछता है यहां से? पहले तो एक प्रश्न ऐसे पूछेगा कि रूट प्रूनिंग की क्रिया कौन से फल वृक्षों में की जाती है? तो नींबू वर्गीय फलों में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इनकी जड़ों की वृद्धि ज्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट संचित नहीं हो पाती, इस वजह से फलों का विकास नहीं होता। तो अधिक फल विकसित करने के लिए रूट प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। एक प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि नींबू वर्गीय फलों में रूट प्रूनिंग के लिए उत्तम समय कौन सा है? तो जनरली अगर हम यहां पर क्या बात करें, उत्तम समय की बात करें रूट प्रूनिंग के लिए समय, तो उत्तम समय कौन सा है? दिसंबर और जनवरी माह है। कौन सा है? दिसंबर से लेकर के जनवरी माह तक को क्या माना गया है? रूट प्रूनिंग के लिए उत्तम समय माना गया है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है बेसिकली रूट प्रूनिंग कब होगी? तो अब आपको क्लियर हो गया कि सर ये दिसंबर जनवरी माह में होगी। ठीक है, यहां तक की बातें मुझे लगता है सभी को बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट अगली पॉइंट पर। और आगे वाले पॉइंट पर हमें क्या पूछा जाएगा? हमें पूछ लेगा इनकी उन्नत किस्म। क्या पूछ लेगा? इनकी उन्नत किस्म पूछ लेगा। बेसिकली अगर मान लो हम इनकी उन्नत किस्मों की बात करें तो हमारे पास कितने फल हैं? 3। कौन कौन से? नींबू, संतरा और पील। तीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मान लो सबसे पहला जो हम पॉइंट ले रहे हैं यहां, वो पॉइंट हम ले लेते हैं नींबू। नींबू ले लेते हैं। अब नींबू की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में? जनरल वे में मैं यहां एक चार्ट सीधे टैप में लिख दूं आपको। एक तो आएगी आपकी सबसे इंपोर्टेंट पंत लेमन 1। एक कौन सी आएगी आपकी? कागजी कला, कागजी कला। एक कौन सी आएगी आपकी? बारहमासी,
12 मासी। एक अगर मैं बात करूं विक्रम, विक्रम। एक में अगर बात करूं प्रमालिनी, प्रमालिनी। एक अगर बात करूं जयदेवी, विक्रम है, प्रमालिनी है, जयदेवी है। और इसके बाद में अगर बात करूं साईं सरवती है, साईं सरवती, साईं सरवती। और एक में अगर बात करूं तो बालाजी है, बालाजी। और एक अगर मैं बात करूं तो थाई लेमन है, थाई लेमन। ठीक है, ये क्या है, ये नींबू की प्रमुख किस्में हैं। अब यहां से छोटे छोटे से एक दो पॉइंट में और बन सकते हैं। कैसे पॉइंट बनेंगे तो थोड़ा सा याद रखना। जो साईं सरबती है वो कहां की प्रमुख किस्म है, वो एमपी की प्रमुख किस्म है। कहां की है, एमपी की है। ऐसे जयदेवी की अगर बात हुई कहां की है, ये तमिलनाडु की है। जयदेवी कहां की है, ये तमिलनाडु की प्रमुख किस्म है। प्रमालिनी की बात करूं तो ये कहां की है, ये महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नींबू की महाराष्ट्र में प्रचलित किस्म कौन सी है, तो प्रमालिनी। तमिलनाडु में प्रचलित किस्म जयदेवी, एमपी में प्रचलित किस्म कौन सी है, तो साईं सरबती है। इसके बाद में अगर बात करूं थाई लेमन, तो थाई लेमन क्या होता है, बड़े आकार का नींबू होता है। आप लोगों ने आजकल मार्केट में देखा होगा, नींबू बहुत बड़े आकार का आता है। ऐसा आता है जैसे संतरा है। जो संतरा के आकार का नींबू आजकल मार्केट में मिल रहा है, वो कौन सा है, वो बेसिकली थाई लेमन है। तो ये हमारे नींबू की प्रजाति होगी। पंत लेमन वन हो गया, कागजी कला हो गया, बारहमासी हो गया, विक्रम हो गया, प्रमालिनी हो गया, जयदेवी, साईं सरबती, बालाजी और थाई लेमन। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलो, उम्मेद राम। बाकी आपका कोई भी अगर सवाल होता है तो आप लोग साथ साथ में पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर सकते हो। हाँ, बालाजी महाराज, बिल्कुल। इसमें एक और आती है, जनरली मैं लिखूं या नीचे, तो तेनाली और आती है, तेनाली। और जो तेनाली है वो कहां की है, वो आंध्र प्रदेश की है। नाम से स्पष्ट है, ये आंध्र प्रदेश की किस्म है। तेनाली कहां की हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चले अगले पॉइंट पर। मान लो हम दूसरा पॉइंट इधर ले लेते हैं, और अपना जो दूसरा पॉइंट है बेसिकली क्या है, मान लो वो है संतरा। अब हम बात कर रहे हैं संतरा की। अब संतरा की कौन कौन सी किस्में जो इंपोर्टेंट है, जो हमें परीक्षा में पूछी जा सकती है, बेसिकली हम बात कर लेते हैं। एक तो आता है हमें कुर्ग संतरा, कुर्ग संतरा। एक आता है हमें खासी संतरा, खासी संतरा। एक आएगा हमें नागपुरी संतरा, नागपुरी संतरा। तो कुर्ग संतरा हो गया, खासी संतरा हो गया, नागपुरी संतरा हो गया। इसके बाद अगर बात हो, एक इंपोर्टेंट किस्म आती है लाहौर लोकल, लाहौर लोकल हो गया। तो कुर्ग संतरा है, खासी संतरा है, नागपुर संतरा है, और कौन सी हो गई आपकी, लाहौर लोकल हो गई। इसके बाद एक हमारी सबसे इंपोर्टेंट किस्म आती है, और उस किस्म का नाम क्या है, उस किस्म का नाम है किन्नू। क्या है, किन्नू। और अगर मैं इस किन्नू किस्म की बात करूं, तो किन्नू किस्म क्या है, दो किस्मों से मिलकर के बनी हुई है। अब वो दो किस्म कौन कौन सी हैं, एक तो मैं कहूंगा बेसिकली किंग, कौन सी है, किंग। और दूसरी अगर मैं कहूं तो कौन सी है, विलो लीफ, विलो लीफ। यानी जो हमारी किन्नू किस्म है संतरा की, वो किस किस से मिलकर के बनी है, वो किंग और विलो लीफ से मिलकर के बनी हुई है। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो किन्नू है वो किसकी किस्म है, तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे ये किसकी किस्म है, ये आपकी संतरा की किस्म है। दूसरा प्रश्न कि किन्नू किस्म किस किस का संकरण है, तो किंग इंटू बिलो लीफ का ये संकरण है। और अगर मैं किंग की बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं सिट्रस नोबिलस, सिट्रस नोबिलस, नोबिलस। और इसको हम क्या कहेंगे, सिट्रस डेलिशियोसा, सिट्रस डेलिशियोसा, सिट्रस डेलिशियोसा, डेलिशियोसा। अगर आपसे इनके नाम भी पूछा जाए तो ऑब्वियसली हम इनके नाम भी बता सकते हैं। किस किस का हो गया, किंग और बिलो लीफ का ये संकरण है। किंग को सिट्रस नोबिलस कहेंगे,
बिलो लीफ को सिट्रस डेलिशियसा कहा जाएगा। ये हमारी संतरा की किस्म हो गई। अब बचा कौन सा? अब बचा अपने पास में बील। अब मान लो हम बात कर लेते हैं यहाँ बील की उन्नत किस्में। तो थोड़ा सा चलो अगले पेज को अपन ले लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट, बील की कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं। अब चलो बील की बात कर लेते हैं। एक तो इसकी आती है NB5 और NB9। एक कौन सी आएगी? NB5 और एक आएगी इसकी NB9। ये कहां से निकाली गई? इनका नाम है नरेंद्र बील। नरेंद्र बील 5, नरेंद्र बील 9। ये जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये निकाली गई है। ठीक है। कुछ किस्में इसकी CISH से निकाली गई हैं और CISH वाली को हम क्या कहते हैं? CISHB फर्स्ट और एक कहा जाएगा CISHB सेकेंड। और ये कहां से निकाली गई है? तो ये बेसिकली निकाली गई है आपकी CISH लखनऊ से। ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इसकी किस्में हैं। जैसे मैं अगर बात करूं गोमा यसी है, गोमा यसी है। वहीं अगर मैं बात करूं थार दिव्या है, गोमा यसी हो गई। उसके बाद कौन सी हो गई? थार दिव्या हो गई। और अगर मैं बात करूं एक और आती है हमारी थार नीलकंठ, थार नीलकंठ। ये भी इसकी उन्नत किस्में हैं। अब ये कहां से निकाली गई हैं? ये आपकी CIAH बीकानेर से निकाली गई है। ये सारी की सारी जो किस्में हैं वो कहां से हैं? CIAH बीकानेर से हैं। इसके बाद में और भी बात करूं, एक इंपोर्टेंट किस्म आती है इसकी कागजी। कौन सी आती है? कागजी। ध्यान रखना, कागजी जो होती है वो कैसी होती है? वो पेपर जैसी होती है, पेपर जैसी। यानी इसके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? जो छिलका होता है वो बिल्कुल पेपर जैसा पतला होता है। फल का छिलका कैसा होगा? बिल्कुल पेपर जैसा पतला होगा। एक और आती है इसकी मिर्जापुरी। कौन सी आती है? एक हम बोलते हैं मिर्जापुरी। तो एक मिर्जापुरी के नाम से भी जो इसकी किस्म है वो मार्केट में मिलती है। ठीक है। एक आप ले सकते हो पंत उर्वशी। एक कौन सी आती है इसकी? पंत उर्वशी। अब ये कहां से निकाली गई है? ये पंतनगर से निकाली गई है। अगर मैं कहूं तो पंत सुजाता, ये भी कहां से निकाली गई है? ये भी पंतनगर से निकाली गई है। तो पंत उर्वशी है, पंत सुजाता है, एक पंत अर्पणा है। सारी की सारी एनसीईआरटी में मेंशन है ये। तो ये आपकी तीनों जो फल थे हमारे नींबू वर्गीय, उनकी क्या हो गई? उन्नत किस्म हो गई। बेल की NB5 NB9 नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है। CISHB फर्स्ट और सेकेंड, ये CISH बीकानेर से निकाली गई है। CISH लखनऊ से। गोमा यसी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, ये CIAH बीकानेर से निकाली गई है। कागजी, ये पेपर जैसा छिलका होता है। मिर्जापुरी एक प्रचलित किस्म है। पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत अर्पणा, तो ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। ठीक है। ये हमारे तीनों फलों की जो उन्नत किस्में हैं वो भी अब क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। नींबू और संतरा हमने यहाँ पढ़ लिया और बेसिकली बील के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा वो क्या होगा? वो पॉइंट होगा बेसिकली अपना रोग। क्या होगा? रोग। अब जनरली मान लो अगर मैं रोग की बात करूं तो कौन कौन से रोग नींबू वर्गीय फलों में लगते हैं, पहले हम ये देखेंगे। एक तो मैं अगर बात करूं सबसे इंपोर्टेंट रोग कौन सा है हमारा? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर। और इस सिट्रस कैंकर रोग की बात करूं तो इसके संबंध में दो बातें हमें पूछी जाएंगी एग्जाम में। एक तो मैं पूछा जाएगा इसका रोग कारक, ध्यान देना मेरी बात पर। अगर मान लो मैं सिट्रस कैंकर रोग के रोग कारक की बात करूं किसके द्वारा होता है? ये जेंथोमोनास सिट्राई, जेंथोमोनास सिट्राई, या मैं कह सकता हूं जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस, जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस जीवाणु के द्वारा होता है। या तो मैं क्या कहूंगा जेंथोमोनास सिट्राई, या मैं क्या कहूंगा जेंथोमोनास ऑक्सेनोपोडिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इस रोग का वाहक कौन होता है? वाहक। और बेसिकली इसके वाहक की बात में क्या होगा? लीफ माइनर होगा। इस रोग का वाहक क्या होता है? तो बेसिकली लीफ माइनर होता है। इसमें कई वाहक आते हैं जो हमें पूछे जाते हैं और इंपोर्टेंट भी है। थोड़ा सा आगे चलो मैं नेक्स्ट।
अगले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट मान लो मैं कहूं यहां सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ग्रीनिंग, अब जो सिट्रस ग्रीनिंग है वो क्या है? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये वायरस जनित बीमारी है। क्या है? वायरस जनित रोग है। सिट्रस ग्रीनिंग वायरस जनित रोग है, ठीक है। और जनरली अगर मैं इस रोग की बात करूं तो इस रोग में भी हमें इंपोर्टेंटली क्या पूछा जाएगा? वाहक पूछा जाएगा। और इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है? सिट्रस साइला होता है। सिट्रस साइला होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं एक और आता है हमें, एक आता है ट्रिस्टेजा रोग। ट्रिस्टेजा रोग। और जनरली अगर मैं ट्रिस्टेजा रोग की बात करूं, ध्यान रखना ये जो ट्रिस्टेजा रोग है ये भी क्या है? ये भी आपका वायरस जनित रोग है। ये भी क्या है? वायरस जनित रोग है। और जनरल वे में अगर मैं इस रोग की बात करूं तो इस रोग का जो वाहक है वो क्या होता है? एफिड होता है, जिसको हम बोलते हैं सिट्रस एफिड। इसका वाहक क्या होगा? तो सिट्रस एफिड होगा। अब इन तीनों रोगों में जो इंपोर्टेंट बात है वो क्या है? इंपोर्टेंट बात है यहां रोग के वाहक की। आप लोगों से पूछा जाता है, आपसे पूछेगा सिट्रस ग्रीनिंग का वाहक कौन सा है, तो तीनों में अलग अलग है। सिट्रस कैंकर का वाहक क्या होगा? लीफ माइनर होगा, ठीक है। सिट्रस ग्रीनिंग का वाहक क्या होगा? सिट्रस साइला होगा। ट्रिस्टेजा रोग का वाहक क्या होगा? तो इसका वाहक होगा सिट्रस एफिड, ठीक है। तीनों में ये अलग अलग वाहक हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं। या कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि जेंथो वो सिट्रस कैंकर रोग का रोग कारक क्या है। और इसमें एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, जो सिट्रस कैंकर रोग है, इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, इस सिट्रस कैंकर रोग को भारत में क्या कहा जाता है? तो भारत में इसको नासूर कहा जाता है। सिट्रस कैंकर रोग को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो नासूर के नाम से जानते हैं। और एक इंपोर्टेंट घटना है, मैं आपको बता दूं, वो इंपोर्टेंट घटना कौन सी है? कैलिफोर्निया की घटना। कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया। आपसे पूछा जाएगा कि कैलिफोर्निया की घटना किस रोग से संबंधित है, तो आप याद रखना कैलिफोर्निया की जो घटना है वो कौन से रोग से संबंधित है? वो आपके सिट्रस कैंकर रोग से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां से पूछी जाएंगी। एक और आपको आता है गमोसिस या गोदाती रोग बोलते हैं। एक कौन सा आता है? गामोसिस। गामोसिस को हम क्या बोलते हैं? गोदाती। गोदाती। आपने देखा होगा जो भी आपके नींबू वर्गीय पादप होते हैं उनके तने पर गोंद जैसा पदार्थ जम जाता है। और ये गोदाती या गामोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा होता है। पल्मी बोरा, एक कवक आता है पल्मी बोरा के नाम से, उस कवक के द्वारा ये रोग होता है। नेक्स्ट में अगर और भी बात करूं तो और भी कुछ रोग हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जनरल वे में। जैसे अगर हम बात करें यहां डाईबैक, इंपोर्टेंट है। डाईबैक जिसको उल्टा सूखा भी बोलते हैं। अब ये किसके कारण होता है? ये बेसिकली होगा आपका कॉपर तत्व की कमी, कॉपर की कमी के कारण होता है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां लिटिल लीफ भी आपसे पूछा जाता है निवर्गीय फलों में, लिटिल लीफ। और लिटिल लीफ किसके कारण होगा? तो ये आप ऑब्वियसली याद रखोगे ये जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी के कारण होता है। तो ये कुछ रोग हैं इंपोर्टेंट जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। डाईबैक कॉपर की कमी, लिटिल लीफ जिंक की कमी, गामोसिस कवक के द्वारा होता है। और इन तीनों के बारे में आपको जो भी इंपोर्टेंट चीजें थी वो पता चली गई। अब और क्या बचा है इसमें? तो थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ आपको लेके चलूं एक पॉइंट पर, थोड़ा हम और आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट मनीष कुमार, क्या कहना चाह रहे हो? राइटिंग ही ऐसी लिखी है जैसे मेडिकल पे डॉक्टर लिखता है। अब देखो नेक्स्ट एक अगर मैं पॉइंट बात करूं इसमें कीट। अब देखो यही मैं बता दूं आपको, अगर आपसे मान लो कीट पूछे तो कीट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। तीन कीट तो इसमें प्रमुख होते ही होते हैं। तीन कीट कौन से हैं? एक तो लीफ माइनर, लीफ माइनर। दूसरी में अगर बात करूं कौन सा होगा? सिट्रस साइला, लीफ माइनर हो गया, सिट्रस साइला हो गया। और एक कौन सा हो गया? एफिड हो गया, एफिड।
और एक कौन सा लगता है इनमें, तितली भी लगती है, ध्यान रखना नींबू वर्गीय फलों में तितली का प्रकोप भी होता है। तो लीफ माइनर, सिट्रसाइला, एफिड और तितली ये क्या होते हैं, इनमें प्रमुख कीट होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चले हम अगले पॉइंट पर। मान लो अगर हमें प्रश्न पूछ ले यहां उपज के संबंध में, अब उपज के संबंध में फिर हम कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो नींबू है, नींबू के एक पौधे से हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं 1000 फल प्राप्त होते हैं। कितने फल प्राप्त होंगे, 1000। वहीं अगर मैं बात करूं संतरा के एक पादप से हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, तो 600 से लेकर के 800 फल प्राप्त होते हैं। एक पादप से 600 से 800 फल प्राप्त होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं बील, और बील के एक पादप से हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, तो 200 से लेकर के 400 फल एक पादप से हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर उपज के संबंध में कहानी आ जाए तो नींबू के 1000 पादप फल प्रति पादप, संतरा के 600 से 800 फल प्रति पादप और बील के 200 से लेकर के 400 फल प्रति पादप हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट फिर मैं अगर एक और बात बता दूं, यहाँ इंपोर्टेंटली आपसे पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पुष्पों और फलों को झड़ने से रोकने के लिए, पुष्पों व फलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, झड़ने से रोकना। अब नींबू वर्गीय फल है तो एक तो स्पेशल कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा, नींबू वर्गीय फलों में फूलों और फलों को झड़ने से रोकने के लिए एक तो हम किसका उपयोग करते हैं, जनरली एक तो हम उपयोग करेंगे 2,4-D का। किसका उपयोग करेंगे, 2,4-D का। दूसरा हम किसका उपयोग करेंगे, NaA का उपयोग करेंगे। तो फूलों और फलों को झड़ने से रोकने के लिए प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी जाएगी, 2,4-D को। कितनी मात्रा लेंगे, तो 10 से लेकर के 15 ppm। कितनी, 10 से लेकर के 15 ppm। अगर मैं NaA की बात में, इसकी हमेशा हम कितनी लेते हैं, 200 ppm लेते हैं। ध्यान रखना आपकी एनसीईआरटी में 20 ppm लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि NaA की हमेशा कितनी मात्रा ली जाती है, 200 ppm मात्रा ली जाती है। तो ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर भंडारण की बात की जाए तो जितने भी हमारे नींबू वर्गीय फल हैं उनका भंडारण हम 6 से 8% नमी और 80 से 90% आर्द्रता पर करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें प्रश्न क्या पूछ ले, हमें प्रश्न पूछ ले नींबू वर्गीय फलों का भंडारण, तो फिर हम क्या याद रखेंगे, हम ऑब्वियसली याद रखेंगे इनका भंडारण के लिए जो नमी होगी वो कितनी होगी, 6 से लेकर के 8%, 6 से 8%। ठीक है, और जो आर्द्रता होगी, आर्द्रता वो कितनी होगी, 80 से लेकर के 90%। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नींबू वर्गीय फलों का भंडारण बेसिकली हम कह सकते हैं 6 से 8% नमी पर और 80 से 90% आर्द्रता पर किया जाता है। ये आपकी जितनी भी कहानी हमारी नींबू वर्गीय फलों के संबंध में थी, सारी की सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न अगर है नींबू वर्गीय फलों के बारे में तो पूछ सकते हो। बेसिकली क्या होते हैं, कौन कौन से फल आते हैं, सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। राजेश मीना, तो जय श्री राम बोला है, चलो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अब कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। पवन क्लियर है, क्लियर है। लास्ट स्लाइड, ये मैं डाल दूंगा आपके उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी ये वाली स्लाइड। ठीक है, ये आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। क्लियर है सभी का? मैं सोच रहा था 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, तो 45 मिनट में ही फिनिश हो गया मामला, पर सही है टाइम कम लग गया तो आप लोगों की टाइम की बचत हो गई। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए काफी है, नेक्स्ट कल मिलेंगे। और कल हम कोई ना कोई 2 फल आपस में लेंगे, क्योंकि एक फल तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो कल पपीता और एक केला, दोनों फलों को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।